हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री को NCERT से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 7th की बुक का 5वां चैप्टर है जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिखा है अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थीं। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। यानी कि राज्यों का उत्थान और पतन तो हो ही रहा था, लेकिन इसी बीच क्या है, सामाजिक परिवर्तन भी हो रहे थे, लेकिन ये परिवर्तन एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुआ था। ऐसा क्यों हुआ, इसी के बारे में आज जानेंगे। लिखा है इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया था। यानी कि समाज पहले ही विभाजित था उच्च और निम्न कुल में। इसके अलावा जब राजाओं ने ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों को माना, तो ये जो फासला था और भी अधिक बढ़ गया। आगे लिखा है बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। तो जनजातीय समाज जो है बड़े शहरों से दूर था, इसी के बारे में बताया गया है। लिखा है अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता रहा है। यानी कि ये जो लोग थे, ये ना तो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों को मानते थे, ना ही कर्मकांडों को मानते थे, ना ही इनका समाज जो है असमान वर्गों में विभाजित था। इन समाज में रहने वाले लोगों को जनजातियां कहा गया। इस चित्र में आप देख सकते हैं जनजातीय नृत्य, ये लोग नृत्य कर रहे हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं। आगे लिखा है प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों को पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खाना बदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थीं। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे, और वे अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इसका बंटवारा करते थे। तो जनजातीय समूह थे संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे, और इनके नियम खुद के बनाए हुए थे, और उसी के आधार पर ये परिवारों के बीच में उस भूमि और चरागाहों का बंटवारा भी करते थे। आगे लिखा है इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थीं। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। तो जाति आधारित समाज और जनजातीय समाज ये भले ही अलग अलग थे, लेकिन ये अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरों पर निर्भर भी रहते थे।
इसी टकराव और निर्भरता के संबंध ने समाज को, इन दोनों तरह के समाज को धीरे धीरे बदला था। किस प्रकार बदला था, इसी के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जनजाति लोग कौन थे। ये तो जान लिया कि एक समाज ऐसा था जो ब्राह्मणों के बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता था, अपने खुद के बनाए नियमों पर ही चलता था। लेकिन ये जो समाज था, इनमें जो लोग थे जनजाति लोग जिन्हें कहते हैं, लेकिन ये थे कौन, इसके बारे में लिखा है। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजाति लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। तो जनजाति लोग जो थे उनके पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं था। आगे लिखा है, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। यानी कि लिखित दस्तावेज भले ही नहीं था, लेकिन जो रीति रिवाज थे वाचिक और मौखिक थे और वे उन्हीं परंपराओं का संरक्षण करते थे। आगे लिखा है, ये परंपराएं हर पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता है। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। प्रश्न यदि पूछा जाए कि खोखर जनजाति कहाँ पर प्रभावशाली थी, किस क्षेत्र में उसका प्रभाव था, याद रखना है पंजाब में। आगे लिखा है, यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। यहाँ इस मैप में प्रमुख जनजातियों के क्षेत्र दिखाए गए हैं। जो ये क्षेत्र हैं, ये जनजातियों के क्षेत्र दिखाए गए हैं जो प्रमुख जनजातियां थी उनके। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं बलूची लिखा है, ये गख्खर, गोखर, अरघुन, भील, गोंड, तो ये जनजातियों के प्रमुख क्षेत्र हैं जो दिखाए गए हैं मैप में। आगे लिखा है, मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। तो जो मौजूदा बिहार और झारखंड है, तो उस समय में यहाँ पर चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। और जो अकबर के सेनापति थे मान सिंह, तो उन्होंने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया, उन्हें परास्त किया, उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल भी इकट्ठा किया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से अधीन नहीं बनाया। औरंगजेब ने भी चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा कर लिया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। तो इस क्षेत्र में जो जनजाति महत्वपूर्ण जनजाति थी मुंडा और संताल, ये नाम आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। अब कुल क्या है इसके बारे में लिखा है, क्योंकि जो जनजाति थी बलोच और ये लोग अलग अलग मुखियों वाले छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे, तो यही कुल के बारे में लिखा हुआ है। परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजाति संगठन प्रायः नातेदारी या कुल
आगे लिखा है कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कौन थे? कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। आगे लिखा है कोली लोग जो गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक के जमींदार बन चुके थे। यानी कि 16वीं सदी तक ये लोग क्या हो गए थे? कृषि करने लगे थे और कुछ लोग जमींदार भी बन गए थे। आगे लिखा है तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा दक्षिण कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, वेराद तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। जो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ थीं उनमें जो लोग रहते थे कोली और बेराद जनजातियाँ। आगे लिखा है कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक के जमींदार बन चुके थे। यानी भीलों की जो जनजाति थी 16वीं सदी तक वो कृषि करने लगे थे और कुछ जमींदार भी बन गए थे। लेकिन तब भी उनमें से कई लोग ऐसे थे जो शिकारी और संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो जो गोंड लोग थे वो कहाँ पर फैले हुए थे? जो वर्तमान में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में। यहाँ आप चित्र में देख लीजिए, ये भील लोग हैं और हिरन का शिकार कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये हिरन को अपने कंधों पर रखे हुए हैं, ये दूसरे हिरन का शिकार कर रहे हैं। तो ये भील लोग हैं जो शिकार कर रहे हैं। आगे लिखा है खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। यानी जो खानाबदोश थे और घुमंतू यानी एक जगह से दूसरे जगह पर विचरण करते रहते थे, वो लोग कैसे रहते थे उसके बारे में लिखा है। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते, वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। यानी कि जो भील और खानाबदोश थे सामान का विनिमय करते थे। यानी कि ऊन और घी के बदले जो गृहस्थी के सामान थे जैसे कि कपड़े हैं, बर्तन हैं, अनाज हैं, ये ले लिया करते थे। जो किनसे ले लेते थे? जो खेतीहर गृहस्थी वाले लोग थे उनसे। आगे लिखा हुआ है बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। ये बात याद आप लोगों को रखनी है कि बंजारे लोगों का जो कारवां होता है उसे टांडा कहलाता था, वो टांडा कहते थे उसे। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। तो आप लोग समझ लीजिए कि किस प्रकार से सेना के लिए अनाज पहुंचाया जाता था। यहाँ ये चित्र देख लीजिए। उसके बाद चित्र के बारे में यहाँ लिखा हुआ है घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते।
यानी कि मध्य एशिया के जो व्यापारी थे, किराना है, सूखे मेवे हैं, ये सब क्या करते, ये लेकर आते थे भारत में। फिर क्या होता, बंजारे और अन्य व्यापारी जो होते उन्हें स्थानीय बाजार में पहुंचाते थे। यहाँ लिखा हुआ है खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं, उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चरागाह से दूसरे चरागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। यहाँ बंजारों के बारे में लिखा है 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। तो ये अंग्रेज व्यापारी था जिसने बंजारों का वर्णन किया है। लिखा है सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भार वाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहां सस्ता उपलब्ध है वहां से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहां पर वह महंगा है। वहां से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती हैं। टांडा में 600 से 700 लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। तो ये अंग्रेज व्यापारी ने लिखा है बंजारों के बारे में। आगे लिखा है कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने और पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थीं। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थीं। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं। ये आप चित्र देख सकते हैं और यहाँ लिखा हुआ है कांस्य, मगरमच्छ, कुटिया, गोंड जनजाति, उड़ीसा। तो जो विभिन्न जनजातियां थीं, घुमंतू सौदागर थे, उनमें से कुछ जो तमाशबीन थे ये क्या करते थे, नगरों और शहरों की तरफ चले जाते थे। ये अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और अपना रोजगार उसी से चलाते थे। आगे लिखा है बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। अब समाज भी बदल रहा था, नई जातियां और श्रेणियां भी बन रही थीं। इसके बारे में लिखा है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। तो अब जो है समाज के संगठन का आधार जाति बन गई।
क्योंकि जो शिल्पी लोग थे, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, इनको भी ब्राह्मणों ने जातियों के रूप में मान्यता दे दी थी। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषता कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया था। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजाति लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गईं, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं। अब कुछ जनजातियों के बारे में थोड़ा नज़दीक से बताया गया है। सबसे पहले लिखा है गोंड के बारे में। लिखा है गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरी कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। इस लेसन में जहाँ से प्रश्न बनेंगे मैं वहाँ बता दूंगी, वही आपको याद रखना है। लेसन काफ़ी बड़ा है और प्रश्न जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से ही पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जो गोंड लोग थे गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। आगे लिखा है विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। तो गांव का विभाजन 84 इकाई में होता था और 84 का उपविभाजन होता था बरहोतों में, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। आगे लिखा है बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से तो जो गढ़कटंगा का राजा था अमनदास, उसने क्या किया, संग्राम शाह की उपाधि धारण की और उसके पुत्र ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री दुर्गावती से विवाह किया। आगे लिखा है दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थीं और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा।
उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। यहाँ आप इस मैप में देख सकते हैं गोंडवाना को, और जो महत्वपूर्ण तथ्य रह गए हैं उनको भी बता देते हैं। ये गोंड महिला है, इस चित्र में आप देख सकते हैं इस तरीके से लोग रहते थे गोंड लोग। और एक शब्द यूज हुआ था यहाँ पर, स्थानांतरीय कृषि। तो लिखा है किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इस तरह से फसल उगाई जाती है। तो ऐसी कृषि कहलाती है स्थानांतरीय कृषि। इस चित्र को देख लीजिए और इस चित्र के बारे में यहाँ लिखा है कि एक नक्काशीदार दरवाजा, गोंड जनजाति, बस्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश। तो ये एक दरवाजा है नक्काशीदार। अब आगे क्या लिखा है, गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया, शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गई और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। तो गोंड जनजाति के बारे में पढ़ लिया, किस प्रकार से इन्होंने तो गोंड जनजाति के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अहोम के बारे में। लिखा है अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भुइयां यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना रह सका। तो मुगलों ने मीर जुमला के नेतृत्व में अहोम राज्य पर हमला किया था। अहोम लोगों ने बहादुरी से सामना भी किया, लेकिन वे हार गए। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं रहा। आगे लिखा है अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। तो जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे और प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक यानी कि लोग भेजने पड़ते थे जिनसे काम लिया जाता था। आगे लिखा है इनके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके में भी अमल लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था।
वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती। समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। तो ये अहोम के बारे में बताया गया था। अब ये निष्कर्ष लिखा हुआ है। जिस युग की चर्चा हम करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्हें विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गई। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। यानी कुछ जनजातीय समूह ऐसे थे जिन्होंने जाति और धर्म की सत्ता को स्वीकार कर लिया, कुछ ने इनको ही नकार दिया और अपना विस्तृत राज्य स्थापित किया। तो जनजातियों के बारे में पढ़ा, किस तरीके से उन्होंने राज्यों की स्थापना की, कौन कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।